हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। और पेप्टिक अल्सर में इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स का यूज होता है यहाँ पे, तो उन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसकी फिजियोलॉजी क्या है। अगर हम लोग गैस्ट्रिक एसिड के फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो पर डे 2 to 3 लीटर सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। और ये सिक्रीशन जो है वो कौन करेगा? स्टमक। तो स्टमक जो है वो 2 से 3 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी मिलती हैं, कुछ सेल्स भी मिलती हैं जो डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस करती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हम लोग चीप सेल्स के बारे में। जो चीप सेल्स हैं इनको पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। और ये जो पेप्टिक सेल्स या फिर चीप सेल्स हैं ये पेप्सिनोजन जो है इसका क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। अब होगा क्या कि जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन हुआ था, ये गैस्ट्रिक एसिड एक्चुअल में करेगा क्या? ये इस पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है इसको पेप्सिन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और ये पेप्सिन जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है। ओके, ये ध्यान रखना, पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिन जो है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सेकेंडली अगर अपन बात करें यहाँ पे पैराइटल सेल्स के बारे में, जिनका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स, ये सिक्रीशन करती हैं किसका? HCl और IF इंट्रिंसिक फैक्टर का, जिनको कैसल फैक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर HCl जो है ये आपको पता ही है कि ये आगे जा कर के जो आयरन होता है उसको Fe+2 से Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। और जो हमारे पास में इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 जो है उसके सिंथेसिस में क्या करेगा भाई? हेल्प करेगा। ओके, लेटर ऑन अपन बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स। और ये जो सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स हैं ये सिक्रीशन करते हैं म्यूकस का और बाइकार्बोनेट आयन का। ओके, और ये ध्यान रखना कि ये म्यूकस जो है वो कैसा होगा? ये एल्कलाइन। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है उस गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। अब हम बात करेंगे उसके बारे में। जनरली हमने अभी बताया है कि जो पैराइटल सेल्स हैं, जिनका दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स भी है, ये सिक्रीशन करते हैं कि किसका भाई? गैस्ट्रिक एसिड का, जो कि कौन है? HCl। तो HCl सिक्रीट होगा पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स से। ओके, और इसका जो रेगुलेशन होगा वो रेगुलेशन कौन करेगा भाई? यहाँ पर करेगा एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन, और साथ ही साथ में PGE2। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको समझ में आएगा। ये जो तीनों हैं यहाँ पर हमारे पास में एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं यहाँ पर भाई? ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन, गैस्ट्रीन, ये तीनों के तीनों जो हैं वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि जो हमारे पास में PGE2 है, ठीक है, PGE2, ये PGE2 गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाने के बजाय ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, कैसे एक्ट करेंगे भाई ये? तो ये इनका जो एक्ट करने का जो मोड होता है ये एक्चुअल में जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पैराइटल सेल्स के ऊपर मिलते हैं, ये उनके साथ में बाइंड होते हैं। और बाइंड होने के बाद में ये क्या करेंगे? अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मान लो कि एसिटाइल कोलिन है, तो ये एसिटाइल कोलिन जो है ये जाकर के पैराइटल सेल्स पर जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में बाइंड होगा। और बाइंड होकर के फिर ये क्या करेगा भाई? ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, जबकि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 PGE2 अगर बाइंड होगा तो ये क्या काम करने वाला है? यहाँ पे ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन रेगुलेट होता है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे कि जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है ये फेजेज में होता है। तो इसकी फेजेज भी हैं, तो टोटल 3 फेज होती हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हैं? बेसल फेज, सिफेलिक फेज एंड हार्मोनल फेज। तो ये हमारे पास में 3 फेजेज हैं, बेसल, सिफेलिक एंड हार्मोनल फेज। तो हमारे पास में ये टोटल 3 फेजेज हैं। ये आपको ध्यान रखना कि ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन की फेजेज हैं।
ओके, नेक्स्ट देखिए, ए मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटॉन पंप H plus potassium ATPase plays an important role in the final step of gastric acid secretion. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पर हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर एक प्रोटॉन पंप मिलता है, या फिर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक प्रोटॉन पोटेशियम एटीपीएज पंप मिलेगा, जो कि जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप कौन सा था, हार्मोनल फेज थी, जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन का है। तो इसको रेगुलेट करने में सबसे बड़ा रोल होता है इस प्रोटॉन पंप का और जो प्रोटॉन पोटेशियम एटीपीएज पंप है इनका। ओके, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में। तो अगर हमें गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्रोटॉन पंप पर ये जो हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर एक्चुअल में क्या होता है कि जो म्यूकोसा है अगर उसमें किसी तरह का डैमेज हो जाए या फिर डैमेज होने की वजह से जो डीपर टिश्यू जो है वो क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। और एक्सपोज होने पर हमें पता है कि वो किससे एक्सपोज होंगे, एसिड से और पेप्सिन से। ठीक है, तो वहाँ पर हमें लेजेंस देखने को मिलेंगे जिसको अपन नाम देते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लो कि हमारे पास में कौन है, स्टमक है। ठीक है, स्टमक की जो लेयर है जिसको अपन बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, वो म्यूकोसा लेयर म्यूकस की जो लेयर होती है यहाँ से उससे प्रोटेक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये म्यूकस ने क्या कर रखा है, यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रखा है। अब क्यों प्रोटेक्ट कर रखा है, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर हमें HCl मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सेल्स होती हैं पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ये HCl का सिक्रेशन करती हैं। और ये HCl जो है ये यहाँ पर म्यूकोसा जो लेयर होती है उस म्यूकोसा लेयर को डैमेज ना कर दे, इसलिए यहाँ पर ये जो लेयर है ये किसकी होती है, म्यूकस की बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो HCl का सिक्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, या फिर म्यूकस जो है इसका सिक्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर किसी और रीज़न की वजह से अगर मान लो कहीं से भी ये जो हमारे पास में म्यूकस की जो लेयर थी बनी हुई थी यहाँ पे, जो कि एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, अगर मान लो ये यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए कहीं से भी, किसी भी पोर्शन से, मान लो कि ये इस साइड से क्या हो गई, ये रिमूव हो गई, तो ये वाला जो साइट है ये क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएगा HCl के, मतलब ये वो साइट है जहाँ पर लेजन हो गया। ठीक है, यानी कि अल्सर हो गए। ठीक है, तो ये HCl की वजह से हुआ है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर डैमेज होता है किसको, म्यूकोसा को और डीपर टिश्यूज़ को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एसिड और पेप्सिन के लिए जो टिश्यूज़ हैं, डीपर टिश्यूज़ जो डीपर लेयर हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी, जिसको अपन नाम दे देंगे पेप्टिक अल्सर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या क्या होते हैं भाई यहाँ पर, तो अब उनकी बात करेंगे। तो देखिए कॉजेज, पेप्टिक अल्सर के कॉजेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पर दो कॉजेज बताए गए हैं। एक तो है हमारे पास में कि जो H. पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इसका इन्फेक्शन हो जाए, या फिर NSAIDs हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर इंड्यूस हो सकता है। कई बार स्ट्रेस अल्सर भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर हो जाते हैं। लेकिन पेप्टिक अल्सर में आपको ध्यान रखना है कि ये दो बड़े रीजन है, H. पाइलोरी इन्फेक्शन एंड NSAIDs। ओके, अब हम लोग पेप्टिक अल्सर का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग ये बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर जो है इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग दी जाती हैं। तो अब अपन बात करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ड्रग क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन हो रहा है, अगर हम लोग उसको क्या कर दें, इनहिबिट कर दें, तो आसानी के साथ हम लोग पेप्टिक अल्सर के साथ में डील कर सकते हैं। अब देखो, अभी हमने बताया था आपको कि हम लोग किस तरह से डील कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमने बोला था कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को हम लोग प्रोटॉन पंप जो है उसकी एक्टिविटी को अगर हमने ऑल्टर कर दिया, बदल दिया, तो उससे अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, यानी कि जो प्रोटॉन पंप था ना मेम्ब्रेन के ऊपर, हम लोग उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है PPI। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देकर के हम लोग प्रोटॉन पंप को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए। तो यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन कौन से हैं, तो आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, E-पैरोल। ठीक है, याद रखना आप, E-पैरोल ये ट्रिक है। E फॉर यहाँ पर आपको याद रखना है S ओमिप्राजोल, P फॉर पेंटोप्राजोल, O फॉर याद रखना है यहाँ पे ओमिप्राजोल, R से आप याद रख सकते हो राबिप्राजोल,
एंड एल से याद रखना है यहाँ पर लेंसोप्राजोल। तो ये ई प्रोल जो है ये याद रखना आप ट्रिक, जो कि क्या किसकी है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर की। जितने भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हैं उन सभी के एंड में आपको क्या दिखेगा भाई, यहाँ पर प्राजोल दिखेगा, सभी के एंड में आपको प्राजोल देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा कौन सा भाई, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। ठीक है, और ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनिबिट करते हैं। इसके बाद गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनिबिट करने में अगला जो रोल है वो किसका है, यहाँ पर H2 ब्लॉकर्स का। ठीक है, H2 ब्लॉकर्स, जिनको अपन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, H2 का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, हिस्टामिन। और हमने बताया था कि हिस्टामिन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, ये सब के सब क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को यानी कि HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग इस हिस्टामिन के रिसेप्टर को ही क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, ब्लॉकर, ठीक है, एंटागोनिस्ट हो इसके, तो आसानी के साथ में गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन यानी कि HCl के सिक्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे भाई, फ्रांस से, FRNC, फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F फॉर फैमोटिडीन, R फॉर रेनिटिडीन एंड रोक्साटिडीन, N फॉर निजाटिडीन एंड C फॉर सिमेटिडीन। तो यहाँ पर जितने भी H2 ब्लॉकर्स होंगे उन सभी के एंड में आपको टिडीन मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और फ्रांस जो है FRNC, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, इस न्यूमोनिक से, कि H2 ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, तो पहला अपन ने पढ़ा PPI, सेकंड था कौन सा यहाँ पर, H2 ब्लॉकर। थर्ड अपन ने अभी बताया था मैंने कि एसिटाइल कोलिन जो है ये भी क्या करता है भाई, HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होकर के। तो यहाँ पर जो हम लोग देंगे वो देंगे एंटी कोलिनर्जिक, या फिर इसको बोल सकते हैं एंटी मस्कार्निक एजेंट। ये क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन जो है इसके लेवल को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि HCl का जो सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ट्रिक, यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखनी है PT। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन याद रख लो। ठीक है, स्कूल में अपन PT करते हैं, वैसे आप याद रख सकते हो, तो PT से आप याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर P फॉर पायरेंजेपिन एंड T फॉर टेलेंजेपिन, ये क्या है भाई हमारे पास में, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। ओके, और फोर्थ जो है हमारे पास में वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। और अब हमने बताया था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 मैंने बताया था वहाँ पे कि जो PGE2 है प्रोस्टाग्लैंडिन के जो एनालॉग हैं वो क्या करते हैं, HCl के सिक्रेशन को बढ़ाते नहीं, बल्कि ये HCl का जो सिक्रेशन है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग का यूज करेंगे। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको मी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो देख लो कौन कौन सा है, याद रखो। M से तो याद रखना आपको मीजोप्रोस्टोल, और E से आपको याद रखना है यहाँ पर एन प्रोस्टिल। ठीक है, तो ये हमारे पास में चार चीज़ें हो गई जिनसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, HCl के सिक्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने बोला प्रोटॉन पंप इनिबिटर, सेकेंडली हमने बोला वहाँ पर H2 ब्लॉकर्स, थर्ड अपन ने बताया यहाँ पर कि हम लोग एंटी कोलिनर्जिक दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, और फोर्थ अपन ने बोल दिया यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो हैं वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो कि डैमेज हो गया म्यूकोसा लेयर, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अल्सर प्रोटेक्टिव की, यानी कि अगर कहीं पर अल्सर हो गया तो हमें उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है, बिकॉज पेन होगा। तो यहाँ पर हम लोग दो ड्रग्स का यूज करते हैं, एक तो है हमारे पास में सुक्रालफेट और दूसरा है हमारे पास में CBS, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से, एक तो है सुक्रालफेट एंड दूसरा है हमारे पास में CBS, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। ये क्या काम करेंगे कि जहाँ पर भी स्टमक की जो म्यूकोसा डैमेज हुई है उस डैमेज म्यूकोसा पर जाकर के ये क्या हो जाते हैं, वहाँ पर खुद जमा हो जाएंगे, जिससे कि जो डीप टिश्यू है वो डायरेक्ट HCl के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अल्सर प्रोटेक्टिव के बाद में थर्ड जो आता है हमारे पास वो है एंटा एसिड्स। और इन एंटा एसिड्स का काम क्या होता है भाई, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, यानी कि जो एसिडिटी बढ़ी हुई है ये उसको क्या कर देंगे,
ये डिक्रीज कर देंगे, यानी कि जो पीएच कम थी ये इस पीएच को बढ़ा देंगे। जैसे सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो कई बार हमें जब एसिडिटी होती है तो हम लोग इनो पीते हैं, तो एक्चुअल में इनो जो है वो क्या है, वो एंटा एसिड ही है। ओके ये जो एंटा एसिड्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं भाई, ये दो तरह के होंगे, सिस्टेमिक एंटा एसिड्स एंड नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड्स। तो दो तरह के हैं हमारे पास में ये, आप इनको याद भी कर सकते हो। सिस्टेमिक में हमारे पास में दो होंगे, कौन कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है हमारे पास में सोडियम सिट्रेट। और नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड्स होंगे, इसमें हमारे पास होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास में हो गए एंटा एसिड्स जो कि न्यूट्रलाइज करेंगे गैस्ट्रिक एसिड को, यानी कि जो पीएच डिक्रीज हो गई थी, यानी कि जिससे कि एसिडिटी बढ़ी थी, तो हमें पीएच जो बढ़ा हुआ पीएच है ना, हम उस पीएच को क्या करना है, यहाँ पर हमें बढ़ाना है। जो पीएच डिक्रीज हो गई थी यानी कि एसिडिटी बढ़ गई थी, हमें उस पीएच को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो एक तरह से अगर हम लोग बेसिसिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिडिटी आराम से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एंटासिड्स के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो हमने बताया था कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसकी वजह से भी क्या होता है भाई, पेप्टिक अल्सर होता है। तो यहाँ पर हमने बताया कौन सा, एंटी एच पाइलोरी एजेंट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में एच पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट हम लोग क्या दे देंगे, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दे देंगे, जिससे कि एंटी एच पाइलोरी जो है वो अच्छे से काम करे और पाइलोरी बैक्टीरिया है इसका इन्फेक्शन ना फैले और पेप्टिक अल्सर ना हो। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ड्रग्स के नाम है, तो आप लिख सकते हो, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, बिस्मथ सब सैलिसिलेट, H2 ब्लॉकर, ये आपको पता है H2 ब्लॉकर, ऊपर भी अपन ने बात की इसके बारे में, PPI के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा है मेट्रोनिडाजोल और यूनिडाजोल, ये सभी के सभी क्या हैं, एंटी एच पाइलोरी एजेंट है, ठीक है। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, एंटी एच पाइलोरी एजेंट कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।